नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम के आपके एग्जाम के लिए एमएस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक नया टॉपिक आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के यूनिट 3 में ऐड किया हुआ है और वो टॉपिक है नेटवर्क टेक्निक्स। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम के एंगल से मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा सेशन डिटेल में लेके आया हूं। अगर आप ध्यान से थोड़ा टाइम देके इस पूरे सेशन को देख लोगे तो आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में कुछ भी अगर आपको इसमें से आता है तो आप बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। So, hello everyone, myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes। और ये सेशन आप पूरा देखें उससे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, काम का लगे, तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे। और आपके जो कोई भी फ्रेंड एसवाई बीकॉम में अभी पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को, आपके सारे दोस्तों को पढ़ाई में बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट मिले। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी से कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए, और वो भी लोएस्ट फीस पे, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम हमारा डिस्कशन ऑन द टॉपिक नेटवर्क टेक्निक्स। देखो, कुछ चीजें यहां पे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है और जो चीजें काम की है, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है या जहां पे आपको याद रखने की जरूरत है, उन चीजों को मैंने पहले ही हाईलाइट और बोल्ड कर दिया है ताकि आपको पता चले कि ये चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो देखो, वंस अ प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड द फोकस शिफ्ट्स टू इट्स इंप्लीमेंटेशन। मतलब एक बार आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी उतना ही फोकस करना पड़ता है। मतलब मैंने एक बार सोच लिया कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, कि मुझे एसवाई बीकॉम वालों को जो कॉलेज में से एडिशनल टॉपिक आया है वो प्रोवाइड करना है अच्छे से। तो अब मैंने सोच लिया, उससे तो काम हो नहीं जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका इंप्लीमेंटेशन यानी कि उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। दिस इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ न्यूमरस एक्टिविटीज। अब इसके लिए न्यूमरस मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पे करनी पड़ती है बाय एम्प्लॉइंग वेरियस रिसोर्सेस लाइक मैन, मटीरियल, मशीन, मनी एंड टाइम। मतलब एक बार प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद फोकस करना पड़ता है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, और ये इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती है। जो एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी चीजें, मैन मतलब लोग जो कि काम करेंगे, मटीरियल, मशीन, मनी एंड टाइम, सो दैट The project on paper is translated into a concrete reality। मतलब जो चीज मैंने सोची है या जो प्रोजेक्ट हमने सोचा है वो रियलिटी में हो सके, उसके लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, ये करना बहुत जरूरी है। अब उसी के अंदर रोल आता है ये नेटवर्क टेक्निक का। तो देखो, मतलब मैंने सोचा कि भाई मुझे आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो ये प्रोजेक्ट मैंने सोचा, उसके बाद मुझे ये सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अलग अलग एक्टिविटीज प्रॉपर नेटवर्क में, प्रॉपर सीक्वेंस में करनी होगी, तब जाके आपको एक सही एजुकेशन यानी कि सही आउटकम मिलेगा। तो यहां पे नेटवर्क टेक्निक क्या है, तो नेटवर्क टेक्निक्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है, पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। मतलब अलग अलग एक्टिविटी और उनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है, ये अलग अलग एक्टिविटी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, टू हेल्प इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग दी प्रोजेक्ट। तो इसको कहा जाता है नेटवर्क टेक्निक। फिर से नेटवर्क टेक्निक का मीनिंग समझ लो। नेटवर्क टेक्निक्स आर क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विच हेल्प्स इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। अब यहां पे आगे क्या कहा है, इन सिंपल एंड स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट there may not be requirement of the use of a very sophisticated techniques। मतलब छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा काम है, तो फिर हमें कोई प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक चाहिए ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब नॉर्मल काम है, छोटा सा काम है, तो यहां पे हम आराम से सिंपल टेक्निक से भी कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज, यहां से नेटवर्क का काम शुरू हो रहा है। When the project is very large
एंड देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। यहां पे जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या दोस्तों? क्रिटिकल, थोड़ी जटिल है, मतलब थोड़ी डिफिकल्ट है એવું समझो। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, रिलेशनशिप विथ रिसोर्सेज बीइंग वेरी लिमिटेड। रिसोर्सेज जो है हमारे, रिसोर्सेज નો मतलब શું? સાધનો। જેમ કે અત્યારે હું તમને આ હાઈટેક એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરી રહ્યો છું તો એની માટે મારી પાસે સમય મર્યાદિત છે, રિસોર્સિસ, ટેકનોલોજી, આ બધાનો મારે પ્રોપર ઉપયોગ કરવાનો છે। સો limited resources, network techniques come to help the project manager in a big way। मतलब कि जहां पे छोटे या लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमें जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से कैरी आउट करना है, उसके लिए ये नेटवर्क टेक्निक मैनेजर को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मतलब वो पहले से डिसाइड कर देता है कि मैं इन सीक्वेंस के अंदर इस काम को करूंगा ताकि ये पूरा काम यानी कि पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे तो होगा क्या? आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत बहुत करते हो पर आउटकम कुछ नहीं निकलेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं दोस्तों कि आप लोग फॉर एग्जांपल पढ़ाई करते हो बट आपने कोई प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं किया है, मतलब सीक्वेंस नहीं बनाई है कि आप कौन से काम, कौन सी पढ़ाई, कौन से टॉपिक कब करोगे, किस तरह से करोगे, कौन से रिलेटेड टॉपिक एक साथ खत्म कर दोगे ताकि आप बहुत ही कम टाइम पे और बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। अगर ऐसा नहीं किया है तो क्या होगा? आपको लगेगा कि यार मैं बहुत दिन रात पढ़ रहा हूं, रट्टा मार रहा हूं, पर साला एग्जाम तो बकवास जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस नेटवर्क टेक्निक का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हो। तो यहां पे बड़े लेवल पे जो मैनेजर्स है वो इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं? When projects are very large and activities are very complex in the relationship with limited resources, the network techniques help the manager to carry out the project in the best possible manner। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। देयर आर टू बेसिक नेटवर्क टेक्निक्स, एक है PERT और दूसरे का नाम है CPM। याद रखना, ये आपको काम लग सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। PERT इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। फिर से PERT का मतलब क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। जबकि CPM इसका मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसका जिक्र आपको FY बीकॉम की स्टडी में भी आ चुका है दोस्तों। तो अगर आपने FY बीकॉम में कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन लिया है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आगे के सेशन में मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने ही वाला हूं। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं ये PERT के बारे में। तो देखो यहां पे क्या कहा है? PERT was designed to handle the risk and uncertainty। ये याद रखना कि PERT टेक्निक क्यों इस्तेमाल होती है या क्यों डेवलप की गई है, ताकि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी किसके रिलेटेड? अनसर्टेनिटी इन एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम। तो उसको दूर करने के लिए PERT टेक्निक इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहां पे हम लोग रिस्क को और अनसर्टेनिटी को कंट्रोल कर सके। जैसे अनसर्टेनिटी लाइक MS यूनिवर्सिटी ने जस्ट एग्जाम के फ्यू डेज मतलब 2 दिन के पहले ये नया टॉपिक सडनली इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पे ये अनसर्टेनिटी आई। अनसर्टेनिटी નો મતલબ શું? અનિશ્ચિતતા, કે ગમે ત્યારે કંઈ પણ થઈ શકે છે, કામ પૂરું ના થઈ શકે। તો એ સિચ્યુએશનમાં આપણે PERT ટેકનિકનો યુઝ કરીએ છીએ। PERT is eminently suitable। eminently मतलब मोटा पाया पर, बेस्ट लेवल पर क्या सुटेबल છે? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना जो PERT टेक्निक है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि PERT टेक्निक इज सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। एरोस्पेस प्रोजेक्ट मतलब जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज होती है, एयरलाइन इंडस्ट्रीज होती है, उसकी बात कर रही है। एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, जहां पे टेक्नोलॉजी, हाई टेक सिस्टम, जैसे मैं आपको ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज अंडर अ वेरी हाई टेक सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज नन अदर देन डेवलप बाय माई सेल्फ। ये आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं। तो मेन चीज यहां पे ये है कि जहां पे न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ऐसी इंडस्ट्रीज, या तो फिर एरोस्पेस प्रोजेक्ट हो या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, तो उसके अंदर यहां पे ये PERT टेक्निक बेस्ट सुटेबल है, याद रखना। जबकि CPM का फुल फॉर्म अभी मैंने कहा क्रिटिकल पैथ मेथड, याद रखना, इज प्राइमरीली कंसर्न विद, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉस्ट एंड टाइम। याद रखना MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो PERT है वो मेजोरिटी कहां पे सुटेबल है? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एरोस्पेस प्रोजेक्ट एंड दोज प्रोजेक्ट वेयर टेक्नोलॉजी आर इन्वॉल्व। जबकि जो CPM मेथड है दैट इज मेनली कंसर्न विद ट्रेड ऑफ
बिटवीन कॉस्ट एंड टाइम, उसके बीच में सेटलमेंट करना है कि भाई खर्चा और टाइम उसको लिमिटेड करो, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करो. It has been applied mostly to the project that employ fairly suitable technology and relatively risk free. याद रखना जहां पे रिस्क कम है और नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है तो वहां पे CPM मेथड यूज होगी. मतलब नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कैमरा चालू करके बोल दिया, या बहुत कम रिस्क है तो वहां पे CPM, और जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेक सिस्टम इन्वॉल्व है वहां पे यूज होती है PERT टेक्निक. तो मैं आपको आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछता हूं कि साहस इंस्टीट्यूट पे ये जो मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि यहां पे मैं कौन सी नेटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूं, PERT या CPM? बताना ताकि पता चले कि आप ये कॉन्सेप्ट समझे हो या नहीं. ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे. चलिए अब बात करते हैं. द प्रोजेक्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वेल डिफाइंड सेट ऑफ जॉब्स और एक्टिविटीज और इवेंट्स. एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट को ये टेक्निक्स के अंदर में क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे सेट्स में छोटे छोटे काम यानी कि जॉब्स या तो एक्टिविटीज या इवेंट में बाइफरकेट कर दिया जाता है. क्या कहा कि एक पूरे प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट में या छोटे छोटे जॉब्स में कहो या छोटी छोटी एक्टिविटीज में कहो, हम लोग यहां पे ब्रेक कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे. द एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म इन सर्टन सीक्वेंस. मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे आप लोगों को एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करना है एट द लोवेस्ट फीस, तो ये मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट है. अब उसके लिए मुझे बहुत सारी अलग अलग चीजों को मैनेज करना होता है, तो ये अलग अलग चीजों को पहले मैं डिवाइड कर दूंगा कि ये मेरा जो मेन पूरा प्रोजेक्ट मेन ड्रीम है उसको मैं ये छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा. अब ये 10 पार्ट कौन सी सीक्वेंस में फॉलो होने चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है. उसी सीक्वेंस में वो काम करने से हमको बेहतरीन आउटकम मिलता है. अदरवाइज क्या होगा कि आपका काम होगा बट आपको जो आउटकम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. आई थिंक ऐसा आपको आपकी पढ़ाई के साथ भी लगता होगा कि यार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर हमको जो आउटकम चाहिए वो नहीं मिल रहा है. तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ डील करने की कोशिश करते हो, जबकि आपको क्या करना चाहिए कि उस पूरे प्रोजेक्ट को, मतलब आपका SY BCom है या आगे TY BCom आएगा, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसा मैं भी करता हूं, और उसके बाद ये हर एक काम को हम हमारे बेस्ट लेवल पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन प्रॉपर सीक्वेंस which is technologically ordered. Within a defined sequence, the activities may be started and stopped. ये जो हमने फिक्स सीक्वेंस बना दी होगी कि भाई पहले हम सबसे पहले ये A नाम की एक्टिविटी करेंगे, फिर B नाम की एक्टिविटी, फिर C नाम की एक्टिविटी और D नाम की एक्टिविटी. जैसे आपको आपके पढ़ाई के लिए बताऊं तो आप 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करोगे, फिर 11th करोगे, फिर 12th करोगे, फिर FY BCom करोगे, फिर SY BCom करोगे, फिर TY BCom करोगे, कोई उसके साथ साथ CA या CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स करेंगे. तो ये एक सीक्वेंस है कि जिसके अंदर आपको ये काम करना है, और ये हर एक एक्टिविटी एक प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होती है और प्रॉपर टाइम पे स्टॉप हो जाती है. लाइक आप 11th स्टैंडर्ड है तो वो स्टार्ट कब होगा, जब 10th स्टैंडर्ड खत्म होगा तब, और 12th स्टैंडर्ड में आने से पहले. मतलब ये स्टार्ट होने का टाइम और खत्म होने का टाइम पहले से नॉर्मली फिक्स होता है. ऐसी हर एक एक्टिविटी में होता है कि कोई भी काम करना है तो उसका स्टार्टिंग यहां से होगा और ये ए एक्टिविटी यहां पे 1 पॉइंट से स्टार्ट होगी, 2 पॉइंट पे खत्म होगी. उसके बाद जो बी एक्टिविटी है ये 2 पॉइंट से स्टार्ट होगी और 3 पॉइंट पे खत्म होगी. जैसे ये खत्म होगी तो उसके बाद सीक्वेंस में आता है सी, जो कि 3rd पे शुरू होकर 4th पे खत्म होगी. मींस ये प्रॉपर सीक्वेंस पहले से फिक्स होगी जहां पे एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग क्लियर होगा. एंड इंडिपेंडेंट मैनर. अब हम समझ लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव. ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी काम लग सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी काम लग सकता है. तो ये नेटवर्क टेक्निक का क्या फायदा होता है ये भी आप ऑब्जेक्टिव में ही समझ लो. ऑब्जेक्टिव पूछे या एडवांटेजेस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे ही, बट दोनों में आपको काम लगेगा. मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. मतलब आप पहले से ही सारी चीजें फिक्स कर देते हो कि मुझे ये सीक्वेंस में काम करना है, तो होगा क्या कि आपका काम उस सीक्वेंस में होगा जो कि आपने पहले से प्लान किया हुआ है. तो क्या होगा कि आपका कॉस्ट बचेगा. अब मैं आपको एक चीज एग्जांपल देके समझाता हूं. फॉर एग्जांपल आप अपने घर के कुछ काम के लिए निकले हो. आप फॉर एग्जांपल रह रहे हो वडोदरा के सेंटर में मांडवी के पास, ठीक है, मांडवी एरिया में आप लोग रह रहे हो. अब वहां से आपको कितने कितने काम है ये मैं बता देता हूं. आपको एक न्याय मंदिर के लिए काम है, आपको फॉर एग्जांपल एक काम है आपकी MS यूनिवर्सिटी पे, आपको एक काम है अलकापुरी पे, और एक काम है आपको फॉर एग्जांपल OP रोड पे. ये 4 जगह पे आपको काम है. अब यहां पे आप लोग पहले क्या सोचोगे कि यहां से मैं सीक्वेंस डिसाइड करूं कि पहले मांडवी से सबसे पहले न्याय मंदिर का काम खत्म करना आसान हो जाएगा, फिर वहां से मैं MS यूनिवर्सिटी पे जो मेरा काम है वो खत्म करूंगा,
फिर अलकापुरी वाला काम, फिर ओपी रोड वाला काम, और फिर वहां से रिटर्न करूंगा। अब सपोज आपने ऐसा कुछ सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया, आपने सीधा पहला मांडवी से अलकापुरी पहुंच गए, फिर न्याय मंदिर आए, फिर पता चला कि यार ओपी रोड वाला काम तो बाकी है, तो फिर ओपी रोड गए, फिर एमएस यूनिवर्सिटी गए, और फिर अपने घर पे वापस आए, तो क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ेगा मतलब खर्चा बढ़ेगा, पेट्रोल का एक्सपेंस बढ़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपने सीक्वेंस पहले से फिक्स कर दी, तो उससे आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। सिमिलरली कॉस्ट के साथ साथ टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा। तो एक बेनिफिट है या ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट बचाने का, दूसरा टाइम बचाने का। ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि सीपीएम मेथड के मेन पर्पस में या मेन काम में आता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जो कि लिमिटेड है, और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक टेक्नोलॉजी है या व्हीकल है या दूसरी कोई असेट, उसका हम लोग परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सपोज बाइक लेके निकले हो, ठीक है, ये सारे काम मैंने अभी जो आपको बताए वो, तो अगर आप बिना सीक्वेंस के कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आप अपने आप का यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर रहे हो, और आपके पास जो रिसोर्स है बाइक पेट्रोल उसको भी आप वेस्ट कर रहे हो। पर अगर आपने टेक्निक का इस्तेमाल किया है तो क्या होगा, आपका यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का भी सेविंग होगा, और बाकी जो रिसोर्सेज है जैसे कि बाइक पेट्रोल टाइम वगैरह उसका भी सेविंग होगा। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिलेज एंड इंटरप्शन, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा। आपको पता है सीक्वेंस, देखो अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक की, मांडवी से पहले अलकापुरी गए, फिर न्याय मंदिर आए, फिर ओपी रोड गए, तो क्या होगा, आपका काम डिले हो जाएगा। जो काम आपके सारे के सारे 1 या 1.5 घंटे में खत्म हो जाने वाले थे या हो जाने चाहिए थे, वो खत्म करने में आपको 3-4 घंटे हो जाएंगे। तो डिले होगा, डिले होगा तो ऑब्वियस है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा થઈ શકે છે। તેની સાથે સાથે ઇન્ટરપ્શન એટલે વચ્ચે ડિસ્ટર્બન્સ પણ આવી શકે છે, જે આ ટેકનિકનો યુઝ કરવાથી બધું જ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ। ખ્યાલ આવી રહ્યો છે તમને બધાને? दोस्तों તમને ખબર પડતી હોય અને તમને સારું લાગી રહ્યું હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા ફીડબેક કમેન્ટ સેક્શનમાં આપજો તો મને આઈડિયા આવે, અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર જઈને સાહસ સ્માર્ટ સ્ટડીઝ એપને ડાઉનલોડ કરજો, જેના ઉપર એફવાય એસવાય ટીવાય સીએ સીએસ 11th 12th બધાની માટે એક્સલન્ટ એજ્યુકેશન અમે અમારા બધા સ્ટુડન્ટ્સે પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ। આ લાસ્ટ મોમેન્ટમાં અપડેટ આવેલું છે એમએસ યુનિવર્સિટીનું, એટલે હું બધાને જ આ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યો છું। બાકી અમારી એપ્લિકેશન ઉપર બધા જ કોર્सेस એક્સલન્ટ લેવલ પર ડિઝાઇન કરીને આ ટેકનિકનો યુઝ કરીને કે જેનાથી ઓછા ટાઈમમાં ઓછા ખર્ચામાં બેસ્ટ આઉટકમ કાઢી શકાય એ રીતે, એટલે હું જે ભણાવું છું એ વસ્તુ હું પોતે પણ ફોલો કરતો હોઉં છું। ચાલો હવે આપણે વાત કરીશું એડવાન્ટેજીસ ઓફ નેટવર્ક ટેકનિક્સ। તો પહેલું છે પ્લાનિંગ સ્ટેજ, listing out activities and then sequencing, resource planning and estimation of time and cost for various activities, and this helps in defining the total project। अभी ये एक्चुअली में एडवांटेजेस लिखे हैं ना, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे एमएस की गलती है, ये एडवांटेजेस नहीं है, ये स्टेजेस है या स्टेप्स है कि कौन से स्टेप्स में काम होगा। तो पहले प्लानिंग स्टेज आएगा, स्टेजेस ऑफ टेक्निक्स नेटवर्क टेक्निक्स, जिसमें आएगा पहला प्लानिंग। प्लानिंग मतलब शू, आयोजन। तो जो पहला शू करीशुं आयोजનમાં કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરવાની છે લિસ્ટ આઉટ કરો, કઈ સિક્વન્સમાં કામ થવું જોઈએ, કેવી રીતે આને પૂરું કરીશું, આ બધાનું આપણે શું કરવાનું, આયોજન કરવાનું। તો પહેલું આવે પ્લાનિંગ સ્ટેજ। સેકન્ડ શેડ્યુલિંગ, શેડ્યુલ્ડ કરવું પડશે, પ્લાનિંગ કર્યું પછી એને પૂરું કરવા માટે આપણે શેડ્યુલ બનાવવું પડશે। તો વર્કિંગ આઉટ ધ ઇન્ટર રિલેશનશિપ અમોંગ વેરિયસ એક્ટિવિટીઝ, their interdependence मतलब એકબીજાની ઉપર કેટલા આધારિત છે, એન્ડ પોસિબલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, એની અંદર શું હજુ આપણે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ કે જેનાથી બેસ્ટ આઉટકમ કાઢી શકાય। શેડ્યુલિંગ ઓફ ફ્લો ઓફ પાથ ઓફ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ એસોસિએટેડ રિસોર્सेस, બધું બહુ કામનું નથી એટલા માટે હું આની અંદર ડિટેલમાં નથી જઈ રહ્યો, ઠીક છે। This would indicate the largest schedule called critical path of project। આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે। and this helps in getting quantum of optimal resources। quantum मतलब quantity, optimal નો मतलब maximum, વધારેમાં વધારે। અને લાસ્ટ સ્ટેજ છે કંટ્રોલિંગ સ્ટેજ। જો પહેલું આવ્યું પ્લાનિંગ સ્ટેજ, સિક્વન્સ યાદ રહેવી જોઈએ, એમસીક્યુ માં પૂછવું હોય તો પૂછી શકાય, blank is the correct stages or correct sequence of network technique। તો ફર્સ્ટ ઇઝ પ્લાનિંગ સ્ટેજ, સેકન્ડ ઇઝ શેડ્યુલિંગ સ્ટેજ એન્ડ થર્ડ ઇઝ કંટ્રોલિંગ સ્ટેજ। કંટ્રોલિંગ मतलब શું, અંકુશ કંટ્રોલ કરવાનો। effective tools for monitoring and controlling the time and cost variables, constant review
bringing status report into the focus can help in the reallocation of the resources whenever bottlenecks are noticed. मतलब જ્યારે પણ કંઈક કમી લાગે છે, કંઈક પ્રોબ્લેમ લાગે છે, તો તરત જ આપણને ખબર પડી જશે કે ભાઈ અહીંયાથી આપણે પાછું ઠીક કરવાની જરૂર છે, આપણે ટ્રેકની બહાર જઈ રહ્યા છે, તો એ આપણને તરત ખબર પડી જશે. કેમ? આપણે સિક્વન્સ બનાવી દીધું છે, શેડ્યુલિંગ કરી દીધું છે. હવે આ શેડ્યુલ ફોલો નહીં થઈ રહ્યું છે, આપણે થોડાક બહાર જઈ રહ્યા છે, આઉટ ઓફ ટ્રેક જઈ રહ્યા છે, ચલો પાછા આવી જાઓ. તો that is controlling. Trade-off between the time and cost and environment condition can be achieved effectively. तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें से आपको कुछ एमसीक्यू के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको काम लगे इसलिए मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एमएस ने ये प्रोवाइड किया हुआ है. और फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी ऐसे है जो कि एक्सीलेंट एजुकेशन कहीं से भी विदाउट प्लेस बैरियर, विदाउट मनी बैरियर, आप एक्सीलेंट हाई टेक क्वालिटी एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़िए. हम हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमारी जो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन है उसका एक्सेस भी कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि स्मार्ट रिवीजन बहुत ही अच्छे लेवल पे आप कर सको, पढ़ाई अच्छे लेवल पे कर सको, अपना ग्रोथ अच्छे लेवल पे बना सको. चलिए अब अगेन नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो कि है बेसिक रूल्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस. ये एक्चुअली में अगर आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना हो ना तो उसमें बहुत काम लगता है. ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर तकरीबन 10 से लेकर 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता था, कोई नेटवर्क डायग्राम बनाना, तो उसके अंदर ये रूल्स अप्लाई होते हैं. और एमसीक्यू की एग्जाम है तो उसके अंदर यहां से आपको कोई क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में बना सकते हैं. तो दोस्तों इन रूल्स को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना. पहला, अ डिसीजन मेकर prepares the list of activities and their interdependence and interrelationship. जो डिसीजन मेकर है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डिसीजन मेकर हूं, मतलब मारे निर्णय लेवानो छे, तो मैं क्या करूंगा, जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसका लिस्ट बना दूंगा. भाई मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है और कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है. Each activity is presented by a circle called node or event. याद रखना, और arrow. एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है कि हर एक एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड. ये है एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल और नोड और इवेंट. दैट इज वन एक्टिविटी शुड हैव ओनली वन एरो. हर एक एक्टिविटी का एक एरो होना चाहिए. ये एक आपको रूल याद रखना. जैसा मैंने कहा कि ये एक्चुअली में कब अप्लाई होता है, जब हम एक्चुअली में नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए पूछा है, तो जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आता ही है, एमसीक्यू के एग्जाम में ये नहीं आता है. तो यहां पे आपको ये नोड और इवेंट क्या है ये याद रखना है. देन सेकंड रूल क्या है, ईच एक्टिविटी मस्ट हैव अ प्रीसीडिंग. प्रीसीडिंग का मतलब पहलानी, एंड सक्सीडिंग मतलब पछीनी. मतलब दरेक एक्टिविटी पहला કંઈક હોવું જોઈએ અને પછી કંઈક હોવું જોઈએ. એમનેમ તો થઈ જ નથી શકવાની. मतलब ईच एक्टिविटी मस्ट हैव प्रीसीडिंग मतलब पहले की, या सक्सीडिंग मतलब बाद का कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए. जैसे कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है तो उससे पहले आपने 10th कंप्लीट किया होगा और उसके बाद आप 12th करोगे. सिमिलरली आप एसवाई बीकॉम में हो तो उससे पहले आपने एफवाई कंप्लीट किया होगा और उसके बाद आप टीवाई बीकॉम भी जरूर से करोगे, और वो भी अच्छे से करना है. ठीक है, तो यहां पे यही कहा है, हेंस एन एक्टिविटी इज डिजाइन बाय अ पेयर ऑफ प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इवेंट. मतलब कोई भी एक्टिविटी है उसको पेयर में बताएंगे. भाई ये एसवाई बीकॉम तो उसके पहले आता है एफवाई, उसके बाद आता है टीवाई, तो ये पेयर में बताया जाता है. सो न्यूमेरिकली नंबर्ड, मतलब हम कहते हैं ना फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, एसवाई मीन सेकंड ईयर, एंड देन थर्ड ईयर. तो ये नंबरिंग सीक्वेंस बनाई जाती है. द स्टार्टिंग इवेंट इज द प्रीसीडिंग इवेंट एंड द कंप्लीशन इवेंट इज द सक्सीडिंग. ये याद रखना, एमसीक्यू में काम लग सकता है. क्या कहा कि जो प्रीसीडिंग इवेंट होता है, स्टार्टिंग इवेंट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रीसीडिंग इवेंट. मतलब कि ये एक्टिविटी 2 ये स्टार्ट कहां से होती है, ए के बाद, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और ये खत्म कब होगी, यहां पे, तो इसको हम कहेंगे सक्सीडिंग या फिर कंप्लीटिंग इवेंट. मतलब कोई भी एक्टिविटी जहां से स्टार्ट होती है, याद रखना स्टार्टिंग इवेंट, ये स्टार्टिंग इवेंट है. सेकंड एक्टिविटी का स्टार्टिंग इवेंट क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रीसीडिंग इवेंट. मींस एसवाई बीकॉम का स्टार्टिंग कहां पे हुआ है, एफवाई के खत्म होने पे, तो एफवाई ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी हो गई. और खत्म कब होगी, टीवाई से पहले, तो जहां पे खत्म होगी मतलब टीवाई बीकॉम की स्टार्टिंग जो कि एसवाई के बाद होने वाला है, तो उसको हम कहेंगे सक्सीडिंग इवेंट. सक्सीडिंग इवेंट मतलब एसवाई પછી શું, પછી ટીવાई बीकॉम. क्लियर થઈ રહ્યું છે? देन थर्ड रूल, दैट शुड नॉट बी नो लूप. दैट शुड बी नो लूप मतलब कोई ऐसा नहीं एफवाई किया, एसवाई किया, टीवाई किया और बाद में एफवाई पे आके रुक गए. तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 साल हमने क्या किया,
मतलब टाइम वेस्ट ही किया। क्यों? क्योंकि गोल घूम के वापस वहीं के वहीं आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गोल घूम के वहीं पे वापस आ रहे हैं। तो दैट शुड बी नो लूप। लूप मतलब कोई आउट सर्कल चक्र ना बनी जવું જોઈએ। इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क द नेटवर्क एज गिवन बिलो इज नॉट परमिसिबल। मतलब इस टाइप का इवेंट जो है कि भाई जहां से शुरू किया घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, ऐसा परमिसिबल नहीं होता है। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, द सेम इवेंट कैन बी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी टू मोर देन वन एक्टिविटी। मतलब कोई एक इवेंट, ये देखो क्या कहा है, एनी इवेंट या कोई एक इवेंट कैन बी प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी टू मोर देन वन एक्टिविटी। मतलब एक से ज्यादा एक्टिविटी के लिए वो प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग हो सकता है। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये डायग्राम आपको समझ में शायद ना आए क्योंकि ये पूरा जब नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है तब आपको समझ में आता है। मैं यहां पे आपको बेस्ट एग्जांपल देके समझा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। देखो 12th स्टैंडर्ड आप लोगों ने खत्म किया, उसके बाद आप FY बीकॉम कर रहे हो। तो FY बीकॉम के लिए प्रीसीडिंग इवेंट क्या हो गया? 12th स्टैंडर्ड एक प्रीसीडिंग इवेंट हुआ, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आप में से होंगे कि FY के साथ साथ उसने CA भी ज्वाइन किया, तो CA के लिए भी प्रीसीडिंग इवेंट कौन सा हुआ? 12th हुआ। किसी ने सपोज CS ज्वाइन किया, किसी ने सपोज जॉब स्टार्ट की, तो क्या हुआ कि कोई एक बंदा है कि जो भी जॉब भी कर रहा है, FY भी कर रहा है, CS भी कर रहा है साथ में। तो यहां पे ये तीनों एक्टिविटी का प्रीसीडिंग इवेंट क्या हुआ? 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि 12th के बाद हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये एक इवेंट एक से ज्यादा एक्टिविटी के लिए प्रीसीडिंग भी हो सकता है, सक्सीडिंग भी हो सकता है। मतलब इसके बाद इतनी सारी चीजें निकले तो ये भी हो सकता है। तो यहां पे कोई भी इवेंट एक से ज्यादा एक्टिविटी के लिए प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग हो सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। Then there can be some activities happening simultaneously or concurrently। concurrently का मतलब यही होता है simultaneously। simultaneously नो मतलब सो साथे साथे, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड हम साथ साथ है, हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो देखो यहां पे क्या कहा है, एंड दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट एक्टिविटी। कॉन्करेंट नो मतलब साथे साथे, मतलब कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो कि साथ साथ चलती है, तो उसको कहते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज। एंड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश प्रॉपर रिलेशनशिप द कॉन्सेप्ट ऑफ डमी एक्टिविटी इज यूज्ड। याद रखना डमी एक्टिविटी कब यूज होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ डमी एक्टिविटी जब कुछ एक्टिविटीज कॉन्करेंटली साथ साथ होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप FY या SY या TY बीकॉम कर रहे हो और उसके साथ साथ आप CA या CS भी कर रहे हो, या उसके साथ साथ आप जॉब भी कर रहे हो, या उसके साथ साथ आप अपना बिजनेस सेटअप करने के बारे में भी वर्क कर रहे हो। तो ये क्या है? ये सारी एक्टिविटीज कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली हो रही है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है डमी एक्टिविटी का। और यहां पे दोस्तों देखो ये जो लाइन है वो पूरी दिखेगी, जबकि ये आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, इट रिप्रेजेंट्स डमी एक्टिविटी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पे जो MS यूनिवर्सिटी ने इंपॉर्टेंट अपडेशन दी थी वो खत्म हो गई। एंड आई होप दोस्तों कि मैंने जो मेहनत की, मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम में आप अपना बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस देना, और मुझे पूरी आशा है, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट्स ही लगाओगे और बेस्ट आउटकम ही आपको मिलने वाला है। और याद रखना जो कोई भी आउटकम आता है, आप चैंपियन हो, आप यूनिक हो और यूनिक ही रहने वाले हो, आप फ्यूचर में बहुत बढ़िया सी चीजें अचीव कर ही सकते हो। सो कोई भी छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है एग्जाम का। एग्जाम को भी आपको एंजॉय करना है, एंजॉय करना सीखिए, अपने चैलेंजेस अपने प्रॉब्लम को एंजॉय कीजिए, लाइफ में बहुत मजा आएगा आपको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड वंस अगेन आप सबको मैं फिर से बता दूं कि अगर आप एक्सेलेंट एजुकेशन, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स या सीनियर्स या जूनियर्स कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए एक्सेलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी जो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर दे, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन सब लोगों को मिलता है। सो वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप सब लोग हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।